मॉस्को से बड़ी खबर है। मॉस्को पर यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमला किया है। पाव्लोव्स्की इलाके में भारी नुकसान का दावा है। रूसी एयर डिफेंस मिसाइलों से नुकसान हुआ है। तो देखिए, यह है मॉस्को पर यूक्रेन के अटैक्स। मॉस्को पर यहां पर अटैक हुआ है। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। पाव्लोव्स्की इलाके में भारी नुकसान का दावा है। एक्चुअली ये नुकसान अटैक से ज्यादा, ड्रोन अटैक से ज्यादा रूसी एयर डिफेंस की मिसाइलों से हुआ है। तो मॉस्को पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन हमलों के बाद सुनाई दिए धमाके। मॉस्को के कई इलाकों में हमले की खबर है। ड्रोन हमले के बाद वहां पर धमाके सुनाई दिए हैं। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं मॉस्को में। और यूक्रेनी हमलों के बीच मॉस्को में हाई अलर्ट है। मॉस्को के चारों बड़े हवाई अड्डे बंद किए गए। मॉस्को और आसपास के इलाकों में कई धमाके सुने गए। यूक्रेनी हमलों के बीच मॉस्को में हाई अलर्ट। मॉस्को के चारों बड़े हवाई अड्डे बंद। लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले, इजरायली हमलों से भारी तबाही का दावा। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से विध्वंस। तो लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले, इजरायली हमलों से भारी तबाही का दावा है। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से विध्वंस वहां पर हो गया। देखिए, बलोचिस्तान से अगली खबर है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर घातक हमला किया गया है। हमले में 26 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। बीएलए ने घात लगाकर घातक अटैक किया है। तो बीएलए पाकिस्तान के सेना पर एक और अटैक करता हुआ, देखिए, ये बीएलए नाम का संगठन है जिसने बलोचिस्तान की आजादी का वहां पर हुंकार छेड़ी हुई है। और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार वो पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर कैसे हमला किया वो आप देखिए। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। लेकिन काबुल से भी एक कुछ ऐसी खबर है। काबुल के एक स्कूल में बड़ा धमाका हुआ है। छात्रों के परिसर से निकलने के दौरान विस्फोट हुआ है। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो काबुल के एक स्कूल में भी बड़ा धमाका। छात्र जब वहां से निकल रहे थे स्कूल से तब ये धमाका हुआ। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अमेरिका से खबर है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बड़ा धमाका। बिजली गिरने से नेचुरल गैस टैंक में विस्फोट हो गया। धमाके के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बारा और लपटें देखिए। यह एक नेचुरल गैस टैंक है जिसमें बिजली गिरने के बाद कुछ यूं आग लग गई और वहां विस्फोट के साथ ही आग लगी। देखिए कितनी भीषण आग की लपटें ऊपर उठती हुई और धुएं का गुब्बार उठता हुआ। इराक के सुलेमानिया में फ्यूल डिपो में भीषण विस्फोट हुआ है। न्यूक्लियर क्लाउड जैसी दिखी आग की लपटें। डिपो में रखा 30 लाख लीटर से अधिक ईंधन खाक हो गया। हादसे में 20 लोग झुलस गए और 38 टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए। और धमाकों से दहला उतरी इराक का कुर्द इलाका। इराक के तंजारों में देर रात फ्यूल डिपो में विस्फोट हुआ। 34 पेट्रोल और 4 गैस ऑयल टैंकर जलकर खाक हो गए। इरबिल में विस्फोट के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया। और उत्तरी इराक के सुलेमानिया में ईरानी ड्रोन हमला। टारगेट पर कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी का मुख्यालय। ईरानी सेना पर हमले को अंजाम देने का आरोप। ड्रोन स्ट्राइक के बाद सैन्य बेस में लगी आग। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी। और इरबिल हमलों में अपनी भूमिका से ईरान का इनकार। तेहरान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दावा किया है। ईरान ने कहा हमला करते हैं तो आधिकारिक ऐलान भी करते हैं। हमने ना कोई ऐलान किया ना कोई हमला किया। इराकी शहर इरबिल में 2 विस्फोटक ड्रोन से हमले का आरोप। टारगेट पर कुर्दिस्तान सरकार के नेतृत्व से जुड़े ठिकाने। और ट्रंप को न्यूक्लियर हमले करने की सलाह दी गई है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप को न्यूक्लियर हमला करने की सलाह। ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हमले की सलाह दी गई है। अमेरिका के मशहूर टीवी एंकर मार्क लेविन का विवादित बयान। ट्रंप को नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण दिया मार्क लेविन ने। जापान की तरह ईरान भी बिना दबाव नहीं झुकेगा, यह कह रहे हैं मार्क लेविन। तो क्या अमेरिका का एक वर्ग यह कह रहा है कि ट्रंप को ईरान को जापान बना देना चाहिए? जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 अटैक किए गए अमेरिका की तरफ से,
वो पहले हिरोशिमा उसके बाद नागासाकी, क्या वैसा कुछ करने की बात कह रहे हैं मार्क लेविन? अब ये बात आपको और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ईरान पर न्यूक्लियर हमले की सलाह कैसे दी गई है? अमेरिका के मशहूर टीवी एंकर मार्क लेविन का विवादित बयान, ट्रंप को ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हमले की परोक्ष सलाह। मार्क लेविन ने ईरान की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के जापान से की। ईरान का रुख भी 1945 के अड़ियल जापान की तरह है, मार्क लेविन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए जापान पर 2 परमाणु बम गिराने पड़े थे। लेविन का दावा, बिना निर्णायक दबाव के ईरान भी नहीं झुकेगा। तो अब क्या ये संकेत हैं? आइए आपको दिखाते हैं। ईरान पर न्यूक्लियर हमले के 6 संकेत मिल रहे हैं। इन 6 संकेत को आपके सामने रखते हैं। 18 अगस्त को, यानी जो सबसे ताजा है, लेटेस्ट, अमेरिकी टीवी होस्ट मार्क लेविन ये कहते हैं कि 1945 के जापान से ईरान की तुलना करते हुए उन्होंने कठोर कदम उठाने की सलाह दी है। इससे पहले 17 अगस्त को ट्रंप की कड़ी चेतावनी, ईरान पर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त को अमेरिका के पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ईरानी बेस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले के संकेत दिए। 17 अगस्त को द हर्मुज लेटर कहता है कि अमेरिका जल्द बदल सकता है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी। उससे पहले 15 अगस्त को पेंटागन में अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति बदलने पर मंथन किया गया। उससे पहले 13 अगस्त को IRGC के सलाहकार रजा नकवी ने कहा कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका परमाणु विकल्प आजमा सकता है। जनरल माथुर, सब कुछ तो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रख दिया। अब आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये जो सलाह है मार्क लेविन की, ट्रंप इसको मानेंगे? गौरव, देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का प्रयोग किया था, तो उनके अलावा किसी और के पास परमाणु हथियार नहीं था। सोवियत संघ ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1949 में किया है और ब्रिटेन ने पहला परमाणु परीक्षण 1952 में किया है। तो वो हालात बिल्कुल भिन्न थे। सलाह जरूर हो सकती है, और मेरा ये मानना रहेगा गौरव कि ये सलाह भी एक कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकती है, दबाव बनाने का हिस्सा हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार का प्रयोग संभव इस समय नहीं है, जबकि उनके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास तो जनरल माथुर, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन ईरान के पास तो परमाणु बम नहीं है ना, कि आप कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम है। आपने मेरे को बोले, यही मैं कह रहा था कि ये बात उस ईरान के पास है या नहीं है उसकी नहीं है। बात इसकी है कि ईरान के पास क्या चीन और रूस का पूरा सपोर्ट नहीं है। हर तरीके से चीन और रूस सपोर्ट कर रहे हैं, और यदि अमेरिका किसी प्रकार से ऐसे इस प्रकार हथियार का प्रयोग करेगा तो उसका रेपरकशन होने की संभावना क्या रेपरकशन होगा सर? यही तो सवाल है। क्या आप कह रहे हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका परमाणु बम चलाएगा तो चीन और रूस अमेरिका पर परमाणु बम चला देंगे? कुछ भी अमेरिका पर ना चलाएं, हो सकता है कोई पाकिस्तान जैसा निकल करके इजराइल पर परमाणु बम लगा दे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये चीज बहुत ज्यादा डिजास्टर में एस्केलेट हो सकती है। ये बात अमेरिका भी समझता है, और इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि परमाणु बम का प्रयोग का कोई संभावना मुझे कम नजर आ रही है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी आप ट्रंप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। ठीक है सर। गौरव, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन ये रियलिटी है, और आज की दुनिया में कम से कम दोनों जो धड़े हैं, दोनों धड़ों के पास मिलाकर लगभग बराबर परमाणु हथियार हैं। साउंड्स लॉजिकल सर, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लॉजिक है, आपके पास अनुभव है, आप मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का रवैया है, सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं उनके आगे। तो अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। जल्द पश्चिम एशिया पहुंचेगा USS जॉर्ज वॉशिंगटन। सिंगापुर स्ट्रेट से गुजरा USS जॉर्ज वॉशिंगटन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की रणनीति है। USS लिंकन की जगह USS जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती है। इधर ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी वार्निंग, ईरान के खिलाफ अब तक हल्की सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया हमने। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की जल्दबाजी नहीं है हमें। अमेरिका को युद्ध समाप्त करने की कोई हड़बड़ी नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका को क्यों होगी? कौन सा अमेरिका का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और बाब अल मंदेब से गुजरता है? वो कह रहे हैं फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कि हमें कोई जल्दी नहीं है ईरान का युद्ध खत्म करने की, हमने तो अभी तक बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो ईरान से जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान से जंग में इजरायल का सीधा समर्थन है। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं मिलकर जंग लड़ेंगी। ईरान से जंग में इजरायल की डायरेक्ट एंट्री होगी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी दावा किया है। तो अभी तक जिस इजरायल को अभी कुछ दिन पहले नरम और गर्म तरह से आंखें दिखा रहे थे ट्रंप, अब वो सीधा कह रहे हैं कि इजरायल की सेनाएं मिलकर हमारे साथ जंग लड़ेंगी। अम्बेसडर मल्होत्रा,
जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले जनरल माथुर से बात करते हुए कि ट्रंप के आगे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। आपको इन बातों में ट्रंप की कोई लॉजिक दिखता है? नमस्कार गौरव, मैं नमस्कार आपसे सर। इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई कह नहीं सकता कि ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है किस दिन कहाँ पहुंच जाए और वो कोई भी हरकत कर बैठे। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है, जिस लेवल पे चल रही है और न्यूक्लियर अटैक, उसके बीच में अभी बहुत गैप है। यानी बहुत से दूसरे विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, या जो ईरान को प्रेशराइज करना है या ईरान को सरेंडर कराने की बात है, तो बहुत से दूसरे तरीके हैं। ये तो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है आज के युग में। 1945 में जैसे जनरल साहब ने भी कहा, परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज के नहीं, आप युग जो में कह रहे हैं मुझे- वही ट्रंप भी कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो हमने बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है। जी, तो वही मैं ट्रंप उसी अपने तरफ इशारा- सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए। ट्रंप ने अपने तमाम बेसिस पे मिसाइलें खा ली। ट्रंप के अरब देश उनसे कह रहे हैं कि भैया अब हम देखेंगे कि तुम्हारे रहने समय फायदा है कि नुकसान है। तो अब ट्रंप के पास और क्या रास्ता बचता है? फ्रस्ट्रेशन लेवल तो ट्रंप नहीं। का ऑलरेडी हाई है। देखिए, ट्रंप के पास एक तो भी जनरल साहब आपको बेटर बता सकते हैं कि अभी तक उसने ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है। उसने अभी तक जो हॉर्मुज है उसमें ब्लॉकेट तो की है, लेकिन ब्लॉकेट को भी एक लेवल और आगे ले जाना अभी उसके पास बाकी है। और इसी तरह के जो अटैक्स हैं, खर्क आइलैंड है, और मेरा मतलब जो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर है उसी को इस्तेमाल अभी कर सकता है। और अगर उसका ये कहना कि उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हकीकत में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया है, तो वो इस फ्रस्ट्रेशन को कवर अप कर रहा है कि भाई इतना सब कुछ, अगर वो मान ले कि मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए, तो ये अमेरिका की थू हो जाती है। Actually. तो उसको उसका ये कहना है कि भाई अभी तो हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये ईरान के लिए भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाली बात है, दुनिया को भी बेचने की बात है कि अभी हाँ, तो तो हमने अपना कुछ ये दिखाया नहीं। ये एक स्ट्रैटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल पोस्चरिंग है ट्रंप की, जहां वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो अभी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू रद्द हो गया है। समझौते की समय सीमा बढ़ाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। कल ही ये समझौता खत्म हुआ है और ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ईरान ने समझौते के प्रावधानों को माना अमान्य। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंका फिर बढ़ गई। जून में बना शांति एमओयू आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। तो देखिए, ईरान का न्यूक्लियर एमओयू खत्म। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का शांति समझौता खत्म। ट्रंप ने अब अपनी शर्तों के बिना समझौते को मानने से इनकार किया। एमओयू आगे नहीं बढ़ाने के पीछे इजरायली विरोध अहम है, यह रिपोर्ट कह रही है। अब ईरान पर यूरेनियम संवर्धन सीमित रखने की बंदिश नहीं होगी। एमओयू के खत्म होने के बाद सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होने की आशंका है। इस बीच अमेरिका से समझौता विस्तार पर ईरान का इनकार। 60 दिनों की सीमा को ईरान ने बताया अप्रासंगिक। अमेरिका ने शुरू में ही डील की शर्तें तोड़ दी थी, यह ईरान का कहना है। ईरान ने किसी भी डेडलाइन या दबाव को खारिज किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ही फैसले लेने का ऐलान। और अमेरिका के एक बेस पर कब्जे से तय होगा युद्ध का अंजाम। पूर्व ईरानी विदेश मंत्री मनु चेहर मुत्तकी का विवादित दावा। किसी एक अमेरिकी सैन्य बेस पर कब्जे का दिया सुझाव। इराक, कुवैत या बहरीन में अमेरिकी बेस पर कब्जे की सलाह। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सेना को हराने का दावा। माधुर, ये देखिए, दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो वो एमओयू जो हुआ था, वाकई ईरान की बात सही है कि ईरान एमओयू होते ही वहां पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वहां हमले हो गए थे। तो एमओयू कब लागू था और कौन एमओयू मान रहा था, क्योंकि ना तो हॉर्मुज खुला और ना हमले रुके 60 दिन के अंदर। लेकिन टेक्निकली अब वो एमओयू भी खत्म हो चुका है और ना ईरान कह रहा है कि एमओयू बढ़ाएंगे, ना अमेरिका कह रहा है। और इसी बीच ईरान के एक सांसद आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के एक बेस पर तुम कब्जा कर लो। तब तो ये अमेरिका को बुलावा दे रहे हैं कि आओ, बूट्स ऑन ग्राउंड हमारे पर लाओ, क्योंकि कब्जा तो ऐसे नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एस्केलेशन की बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए ईरान की जो जो बेसिक थिंकिंग है उसमें पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज आया है। और जो पहले जो ईरान की थिंकिंग थी और जो प्रकार से ईरान रिएक्ट कर रहा था, जो हमले ईरान पे हो रहे थे उनका पलटवार ईरान कर रहा था, वो अब पलटवार करने के बजाय ईरान ऑफेंसिव एस्केलेशन के ऑप्शन पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, जो जॉर्डन पर हमले हुए थे वो किसी भी हमले का पलटवार नहीं था, वो उन्होंने अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी जॉर्डन के ऊपर। और एक बात जो हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करेगा, मैं बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा कि यदि अमेरिका की हम बात
कर सकते कहीं के कहीं चले जाएं और ईरान एक्चुअली आकर के बूट्स ऑन ग्राउंड कुवैत में या कहीं पर रख दे, क्योंकि ईरान के लिए पूरी तरह संभव है। उसके पास जो 5-6 लाख की सेना है, वो पूरी की पूरी 5-6 लाख की सेना वहां पर उसके पास मौजूद है, जो कि बड़ी आसानी से कहीं भी क्रॉस ओवर करके और वहां पर अमेरिकी एसेट्स को फिजिकली थ्रेटन करने की कोशिश कर सकती है। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं, इनको हम इस धमकी को मुझे लगता है इजीली लेना या आसानी से लेना विल बी टू मच ऑफ सरलीकरण करना हो जाएगा। और इसकी पूरी संभावना है कि ईरान इस वॉर फाइट को अगले लेवल पर लेकर के चला जाए। हालांकि ये हो सकता है कि ये अमेरिका को प्रोवोक करना हो। फिर वही फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने पहला सवाल पूछा था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या अमेरिका को वो एक उतना इनफ प्रोवोकेशन नहीं होगा जहां वो फिर वही कर दे जिसकी हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर अटैक? मुझे फिर भी अभी भी मैं इसमें, क्योंकि देखिए ये अमेरिका और सिर्फ ईरान की बात नहीं है। आप ये देखिए, एक बार ये शुरू हुआ तो उत्तर कोरिया को आप मना कैसे करेंगे कि दक्षिण कोरिया पर न डाले? चीन क्यों नहीं डालेगा जाकर के ताइवान के ऊपर? रूस क्यों नहीं डालेगा जाकर के यूक्रेन के ऊपर? तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स जो है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो भी ये कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अमेरिका के लिए नहीं है, तो और इनको कोई और तरीका ढूंढने की आवश्यकता होगी। ये बूट्स ऑन ग्राउंड शब्द आपने यूज किया, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अस्तित्व का खतरा अगर होगा तभी वो परमाणु बम जैसा कोई ऑप्शन सोचेंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये बड़ी बात आपने कही। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, महायुद्ध में बदल सकते ईरान अमेरिका जंग। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर अब हमारी जो कवर स्टोरी है वो क्या है। हॉर्मुज जंग में नेटो, अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर अटैक की, लेकिन अब पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट है, क्योंकि नेटो की बात कही जा रही है कि वो हॉर्मुज में आ सकता है। अभी तक यूक्रेन में नहीं गए, लेकिन हॉर्मुज में आ सकते हैं, वो ईरान में आ सकते हैं, अरब में आ सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। महायुद्ध में बदल सकती है ईरान और अमेरिका की जंग। ईरान जंग में शामिल हो सकता है नेटो, अरब के देश हो सकते हैं इस युद्ध में शामिल। अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की बहुत बड़ी चेतावनी। एबीसी न्यूज और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अगर अमेरिका के बेसिस पर हमले हुए हैं तो क्या नेटो ये मानेगा कि जो क्लॉज 5 है वो यहां पर इन्वोक होता है? और अगर वो नहीं होता है तो क्या, कैसे, वो कौन सा तरीका होगा जहां पर नेटो आएगा इस युद्ध में? तो महायुद्ध में बदलेगी क्या ईरान की जंग? आइए कुछ डिटेल आपके सामने और रखते हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन की वार्निंग, ईरान जंग नए फेज में जा रही है और महायुद्ध में बदल सकती है। ईरान जंग में नेटो देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान जंग में अरब के देशों को शामिल होना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बड़ी जंग हो सकती है ईरान की, ये अमेरिकी संसद के स्पीकर कह रहे हैं। सोर्स ईरान इंटरनेशनल और एबीसी न्यूज, यानी दो बड़े पब्लिकेशन, दो बड़े मीडिया हाउसेज इस बात को कह रहे हैं। लंबे वक्त तक जारी रहेगा ईरान और अमेरिका युद्ध, ये एक और रिपोर्ट कहती है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन रहेगा जारी, ये रिपोर्ट कहती है। 80% अमेरिकियों को जंग जारी रहने की आशंका है। ईरान जंग पर रॉयटर्स और इप्सॉस का सर्वे है, यानी ये जंग अभी लंबी चलेगी, तो नहीं रुकेगी ईरान और अमेरिका की जंग। क्या ईरान अमेरिका जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी? 80% लोग कह रहे हैं कि हां। क्या अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा? 87% डेमोक्रेट्स कह रहे हैं हां और 71% रिपब्लिकन कह रहे हैं हां। यानी ट्रंप की पार्टी से ज्यादा तो उनके विरोधी कह रहे हैं कि अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन लंबा चलेगा। क्या ईरान और अमेरिका जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी? 16% केवल मानते हैं कि हां। यानी आप देखिए 84% लोग, एक बहुत बड़ा तबका है, मतलब क्लियर यहां पर लोगों का मानना है। कम लोग हैं जो मानते हैं कि जंग अभी कुछ हफ्तों में या जल्दी खत्म होगी, वरना सभी लोग मानते हैं कि ऑपरेशन लंबा चलेगा। और यही मेरा सवाल है यहां पर अम्बेसडर मल्होत्रा, कि अमेरिका में मेजॉरिटी ये मानती है कि ये यहां पर अभी नहीं रुकने वाला, तो क्या समहाउ मोर और लेस क्या अमेरिकी जनता ने भी मान लिया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या मिड टर्म इलेक्शन तक हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जनता ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के साथ कैसा बिहेव करती है? नहीं गौरव, जो पल्स ऑफ द नेशन है, जो मेजोरिटी ये मान के चल रही है कि जंग लंबी चलेगी, इसका ये ऑटोमेटिकली ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि 80% लोग या 80+% लोग ट्रंप को एंडोर्स कर रहे हैं कि उसकी ये उनकी आशंका है, कि वो ये उनकी असेसमेंट है कि नोइंग ट्रंप ये इस जंग को आसानी से रोकने वाले नहीं है, क्योंकि इस जंग से अभी तक उनके कोई उपलब्धि नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। जो भी है वो प्रोपेगेंडा है
और कोई भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ना अमेरिका का ना इजराइल का इससे हासिल हुआ है। तो ना उनको कोई पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने वाला है, ना कोई मिलिट्री एडवांटेज मिलने वाली है। वो भले ही अपने आप से कुछ भी क्लेम करते रहे। तो 80% एंडोर्समेंट जो है फियर है, ये लोगों की आशंका है। और इसके पीछे एक रिसेंट इतिहास भी है कि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर 4.5 साल चल सकती है और कहीं भी खत्म होने का वो इशारा नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है लंबा चलेगा। यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो है, यूरोप है। अप्रोक्ष रूप से नहीं तो अप्रोक्ष रूप से ईरान के पीछे भी बहुत सारी फोर्सेस है। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है। खुल के भले ही सामने नहीं आए लेकिन सपोर्ट है उसको। तो एवरी इंडिकेशन ये है, और ईरान की खुद की बड़ी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ही एक ऐसी पार्टी है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि भाई मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, मुझे तो लड़ना ही है। मैं सरेंडर कर दिया तो मैं तब मरा, और नहीं मरा, अगर मरना ही है तो लड़के मरूंगा। और बाकी सपोर्ट तो उसे है ही। तो ये लंबी लड़ाई ईरान अपने दम पे भी लड़ेगा और अपने सहयोगियों के दम पे भी लड़ेगा। और कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं अमेरिका और यूरोप की, जैसा हम सब जानते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, चाहे वो हॉर्मुज है, चाहे वो बाब एल मंदेब है। बहुत सी ऐसी कमजोरियां भी हैं अमेरिका और यूरोप की जो इतनी आसानी से मतलब ईरान को पछाड़ रहे हैं। देखिए सर, अब आता है आपके पास फिर से, लेकिन इसी बीच और कुछ बड़ी खबरें दिखाने ही है। खाड़ी देश यूएई पर ईरान का बड़ा एक्शन। यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना का बड़ा हमला। केशम द्वीप के नजदीक यूएई के टैंकर को रोका। यूएई के शिप ने फीस देने से मना किया था। हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप पर हमला। अज्ञात विस्फोटक से शिप के इंजन रूम पर अटैक किया गया है। हमले में शिप के क्रू मेंबर की मौत की खबर है। ओमान तट के नजदीक टैंकर टारगेट बना है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के डेटा में यह रिपोर्ट है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना को सीधी चुनौती। सेंटकॉम निर्धारित कॉरिडोर में शिप पर हमला। अमेरिकी सुरक्षा में हॉर्मुज पार कर रहे शिप पर अटैक। शिप पर हमले की ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट। और हॉर्मुज में अमेरिकी समर्थकों के शिप पर होगा हमला। हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप को ईरान की नई वार्निंग। ईरान ने अमेरिकी जहाजों को डुबोने की धमकी दी। अमेरिका की रसद आपूर्ति में लगे शिप पर कड़ी निगरानी। कार्गो शिप और कंपनियों को अंजाम भुगतने की धमकी। जनरल माथुर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अमेरिकी संसद के स्पीकर ने कहा है कि नेटो को आना पड़ेगा और हॉर्मुज के लिए आना पड़ेगा। पहली बात ये कि अमेरिका जब ये कहता है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जंग चाहे जितनी लंबी चले, तो अमेरिका ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने दो, हम भी नाकाबंदी करके बैठे हैं, हमें कौन सा तेल ले रहा है। लेकिन जिन नेटो कंट्रियों की बात अमेरिकी संसद के स्पीकर कर रहे हैं, क्या उनका भी इससे असर जो बढ़ेगा, क्या इसलिए वो इस जंग में आएंगे? क्या बाब अल मंदेब बंद होता है तो यूरोपियन कंट्रीज की पूंछ पर एक हिसाब से ईरान जब पैर रखेगा तब वो इस युद्ध में आएंगे? क्योंकि देखिए हॉर्मुज का हाल, हर दूसरे शिप पर यहां पर अटैक हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसका ज्यादा असर यूरोपियन नेशंस के ऊपर, जब बाब एल मंदेब के ऊपर दबाव पड़ा तब उनके ऊपर ज्यादा असर हुआ। क्योंकि आप देखिए, यूरोप का जितना भी व्यापार पश्चिम एशिया से, दक्षिण एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से हो रहा है, वो सारा का सारा व्यापार इसी बाब एल मंदेब से, लाल सागर से और सुएज कैनाल से होकर के आ रहा है। इससे रूस भी प्रभावित है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके ऊपर इतना ज्यादा इकोनॉमिक दबाव पड़ेगा तो आप निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। जो बीच में एक बार सऊदी अरब ने कहा था कि उन्होंने कोई 49 या 50 देशों की एक एसोसिएशन बनाई है, ये वही लोग हैं जो कि बाब एल मंदेब के बंद होने से और काफी हद तक सुएज कैनाल के बंद होने से इनके ऊपर बाकायदा असर हो रहा है। तो ये सर, तो थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें जोड़िए, एक छोटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और जोड़िए इसमें। क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब देखिए अब ऑन एयर टीवी पर तो शायद ज्यादा खुलकर बात कर इस पे हो पाए ना हो पाए, लेकिन क्या अमेरिका भी चाहता है कि नेटो आए, यूरोपियन कंट्रीज आए, और नाकेबंदी क्या इसीलिए की जा रही है कि ईरान भड़के और उन तक भी इसका असर पहुंचे? निश्चित रूप से अमेरिका चाहता है। आपने अमेरिका के स्टेटमेंट्स पिछले 5-6 महीने के आप निकाल करके देख लीजिए, वो लगातार नाटो को और यूरोप को इसी बात के लिए कहता रहा है कि भाई जब मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने नाटो को पाला जिंदगी भर, और जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो आप आके हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका का ये चाहत हमेशा से रही है। आप देखिए कि अगर अमेरिका के साथ पूरी नाटो की शक्तियां निकल करके बाहर आ जाएंगी
तो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। जो फर्क मैं आपको बताता हूं गौरव, जो फर्क रूस और यूक्रेन में है और जो फर्क अमेरिका और ईरान में, चाहे ईरान के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट साइकोलॉजिकल या थोड़ा बहुत रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का है, लेकिन ईरान अकेला लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन के साथ 30 के 30 देश हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पिछले 4.5 वर्षों से वहां पर पूरी तरह से वहां पर खड़ा होकर के रूस को जवाब दे रहा है। अगर नाटो की सेनाएं यहाँ पर उभर करके आई, खास करके तब जबकि बाब-अल मंदेब पर या सुएज कनाल पर दबाव बढ़ा, तो वो निश्चित रूप से आएंगे। 31% यूरोप का समुद्री व्यापार इसी ये जो आपने कहा है, क्या यही है वो असली कारण जिसकी वजह से अमेरिकी संसद के स्पीकर कह रहे हैं कि नेटो को आना पड़ेगा? लेकिन चलिए एक बार फिर से अपनी ब्रांडिंग चेंज करते हैं। हमारी कवर स्टोरी फिर से चेंज हो रही है। ईरान बनेगा जापान। देखिए, जापान वाली स्टोरी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। महाविध्वंस का प्लान, अभी पूरी बात हो नहीं पाई है। जापान का जिक्र क्यों? क्योंकि जापान ही दुनिया का इकलौता देश है जिसने एक नहीं 2 परमाणु हमले झेले हैं अभी तक इस दुनिया में। और क्या उसी का नाम लेकर ईरान को डराने की कोशिश हो रही है? आइए इसी पर आगे बढ़ते फिर से। हॉर्मुज पर पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण का दावा। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस से ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। देखिए, ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि यह हमारा क्षेत्र हो सकता है। ये ईरान ने अमेरिका को दिया 3 से 4 हफ्ते का अल्टीमेटम। इस बीच मांगे न मानने पर हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने की चेतावनी। अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी। गल्फ देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की योजना है। $300 अरब के पुनर्निर्माण फंड समेत रखी हैं 6 शर्तें। तो देखिए, ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए $300 अरब की मांग की गई है। फ्रीज पड़े $120 अरब की संपत्ति जारी करने की शर्त। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी तुरंत हटाने की मांग। गाजा, लेबनान और खाड़ी क्षेत्रों में युद्ध पूरी तरह रोकने की शर्त। हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार और 7% ट्रांजिट फीस की मांग। और छठा, ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल और गैस पर लगे प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई है। क्या ईरान अमेरिका के इस अल्टीमेटम को मानेगा? क्या लगता है आपको एम्बेसडर मल्होत्रा? ये 6 शर्तें जो रखी गई हैं, क्या ईरान मानेगा इनको? ईरान मानेगा या अमेरिका मानेगा? अमेरिका। हाँ, नहीं गौरव, देखिए मेरा ये मानना है कि 17 जून को जो MOU हुआ था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न कि वो पीस की तरफ बात करें। खास तौर से ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6 शर्तों की आप बात कर रहे हैं, सब MOU में रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हैविली लोडेड इन फेवर ऑफ ईरान MOU था, और उसने, मुझे लगता है कि थोड़ा संयम दिखाना चाहिए था। अमेरिका को इससे साइन करने के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइजेशन हुई और उसे बताया गया कि भाई तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिला, सब कुछ ईरान ले जाएगा और इसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उससे पलटी खाने का एक मौका चाहिए था, जो ईरान ने दे दिया। जो मुझे लगता है कमर्शियल शिप्स को अगर वो अटैक नहीं करता तो अमेरिका के पास कोई भी प्रिटेक्स्ट नहीं होती। यहाँ ईरान गलती कर गया। ये वही डिमांड्स रख रहा है जो MOU के तहत डिस्कस होने वाली थी, और उसमें सारी नहीं तो आधी भी अगर हो जाती तो ईरान की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती। अब इन हालात में ईरान की ये बातें जो हैं, कागज के ऊपर की बातें हैं, ये नेगोशिएशन टेबल की बातें हैं। अमेरिका बिना चुप करके इसमें से कुछ भी मान जाएगा, ये ईरान का विशफुल थिंकिंग है। और इस समय दे आर बैक टू अ सिचुएशन जहां दोनों कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। जो लड़के जीत लेगा वो जीत लेगा। ठीक बात। और ये ईरान का जब न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, वो हमेशा से श्राउडेड इन मिस्ट्री रहा है। ईरान ने कभी भी नहीं कहा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला हूँ। अब वो क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो ईरान ही जानता है। सही बात है। देखिए, इसी बीच अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिराने पर ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। 3D काउंटर मेजर्स भी मिसाइल नहीं रोक पाए। टॉड डिकॉय सिस्टम को चकमा देकर हमने F-15 गिराया। स्वदेशी डिफेंस के इस्तेमाल से F-15 मार गिराने का दावा किया ईरान ने। 1 मिनट से कम समय में एयर डिफेंस स्ट्राइक हमने पूरी की है, ईरान का दावा है। इसी बीच दुश्मनों को बेहद कम बजट में हराने का ईरान का दावा। IRGC के डिप्टी चीफ मुस्तफा इजादी का दावा, दुश्मन के 1% खर्च में जीती 40 दिनों की जंग। विलायत फकीह व्यवस्था के तहत मिली जीत। 40 दिन की जंग में इस्लामी ताकतों की जीत हुई है। देखिए, तो अब दुश्मन पर जीत हासिल की हमने, और बहुत कम पैसे में हासिल की है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था हम सबको मालूम है बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। तो यहां वो अपनी पब्लिक को यह भी बताते हुए कि हमने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया इस जंग पे। दुश्मन पर सस्ते में जीत हासिल करने का दावा। अमेरिका और इजरायल के भारी सैन्य खर्च पर ईरान का दावा।
दुश्मन के मुकाबले सिर्फ 1% खर्च पर हमने जीत हासिल की। 40 दिनों के भीषण युद्ध में मिली रणनीतिक कामयाबी। IRGC चीफ डेप्यूटी चीफ मुस्तफा इजादी का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है वलायते फकी मॉडल से युद्ध संचालन हमने किया है। इस बीच ईरान में फिर बढ़ सकता है विरोध प्रदर्शन। रिपोर्ट कह रही है ईरान पर बढ़ते घरेलू दबाव का खतरा है। शायद इसीलिए यह स्टेटमेंट आया है, क्योंकि ईरान में महंगाई बहुत बढ़ रही है। ईरान में 80% से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ईरान को करना पड़ सकता है बेतहाशा महंगाई का सामना। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान में बिगड़ सकते हैं हालात। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट है ये। तो अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान में टेंशन बढ़ती हुई, ईरान में फिर से विरोध प्रदर्शन बढ़ने की आशंका है। ईरान में महंगाई बढ़ने और ऊर्जा की कमी का खतरा है। 3 ईरानी अधिकारियों ने ईरान में घरेलू दबाव बढ़ने की चेतावनी दी है। जुलाई में महंगाई दर 66% तक पहुंची। उपभोक्ता कीमतों में 88% का इजाफा हुआ। मैं अभी 80% कह रहा था, देखिए 88%। खाद्य महंगाई दर 128% तक बढ़ी है। यानी अगर कोई चीज वहां पर 100 रुपए की मिल रही होगी खाने की, तो वो 228 रुपए की हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग घटकर, अच्छा इस पर अभी आएंगे, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर है। अब ईरान से अमेरिका चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी खबर है, उनकी रेटिंग घट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग घटकर हुई 33%। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है ये। पोल में 64% अमेरिकियों ने प्रदर्शन को नकारा है। वो कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाए ट्रंप। करीब 80% को लंबे संघर्ष में फंसने का डर है। रॉयटर्स और इप्सोस के ताजा सर्वे में दावा किया गया है। तो ईरान जंग का असर, ट्रंप की लोकप्रियता हुई कम। ट्रंप की रेटिंग 35% से गिरकर 33% पर आ गई है, लोवेस्ट है टिल नाउ इस कार्यकाल में। 64% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज से असंतुष्टि जताई है। 80% अमेरिकियों को ईरान युद्ध लंबा खिंचने का डर है। 87% डेमोक्रेट्स और 71% रिपब्लिकन्स को लंबे युद्ध की आशंका है। 16% लोगों को अगले कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म होने की उम्मीद है। 33% रेटिंग दिसंबर 2017 के निचले स्तर के बराबर है। ईरान युद्ध और बढ़ती तेल गैस की कीमतें नाराजगी की बड़ी वजह बनी है। अब यहां पर जनरल माथुर, 2 चीजें, 2 इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, या कह सकते हैं एक सर्वे और एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि ईरान में हाहाकारी तौर पर महंगाई बढ़ रही है। ईरान में लोग टेंशन में हैं, फिर से सड़क पर आ सकते हैं, और शायद इसीलिए वो ईरान के जो IRGC के डेप्यूटी चीफ कह रहे हैं कि हमने तो 1% पैसा खर्च किया अमेरिका के मुकाबले। हालांकि वो कंपैरिजन कितना सही है ये आप लोग बताएं। दूसरा, ट्रंप की लोकप्रियता भी घट रही है। तो दोनों ही देशों के लिए लोग इस जंग से आजिज आ चुके हैं। क्या इसका प्रेशर इन दोनों सरकारों पर पड़ेगा, और क्या इस युद्ध के कम खिंचने या युद्ध के रुकने में इसका कोई रोल होगा? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए निश्चित रूप से इसका दबाव बनेगा। आज अमेरिका के ऊपर भी इसी चीज का दबाव लगातार बनता चला जा रहा है। और दूसरा जो ईरान के ऊपर है, आप देखिए जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे, दिसंबर के अंत में और जनवरी में प्रदर्शन ईरान में हुए थे, उसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी और इस प्रकार की भुखमरी का हालात थे। और वही के वही हालात 50 गुना ज्यादा बढ़ करके आज की परिस्थिति में वहां पर हैं। आप देखिएगा कि जब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर ऑप्शन की आवश्यकता अब उनको पड़ेगी नहीं अगर वो अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड ईरान का और ज्यादा बढ़ा दें। नॉर्थ से जो कैस्पियन सागर से उनके पास रसद पहुंच रही है, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करें। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर ईरान को इकोनॉमिकली दबाया जाए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और ये बात आज बाहर निकल करके आ रही है। एक चीज ईरान ने सिद्ध कर दी है कि मिलिटरीली आप जितना भी चाहे उनका नुकसान कर लें, वो रुकने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी बदल करके उनको और ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए, और उससे वो इंटरनल स्ट्राइफ को रिवाइव करवा सकते हैं, जहां तक सवाल ईरान का है। दूसरी जो चीज, जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जिन जिन चीजों को लेकर के आए थे सेकेंड टर्म में, उनमें से एक भी वो पूरी नहीं कर पाए। सबसे बड़ा उनका था, मैं पूरी दुनिया के सारे युद्ध रुकवा दूंगा। पिछले इस टर्म में आकर के अमेरिका ने खुद डायरेक्टली 8 कंट्रीज पर हमला किया है। बाकी देशों की तो बात छोड़ दीजिए, 8 हमले उन्होंने खुद किए। सीरिया हो, अल्जीरिया हो, नाइजीरिया हो, वेनेजुएला हो, कोई भी हो। पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी रही, उसका जो बैकलैश अमेरिका में देखने को मिला, जो टैरिफ पॉलिसी का इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका के अंदर रहा, वो भी बहुत ज्यादा उनके लिए उनकी रेटिंग को कम करने में। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, फिर उनकी जनता क्या मिड टर्म में इसका जवाब उनको देगी। लेकिन इसी बीच देखिए फिर से कवर स्टोरी हम चेंज करते हैं। एक बार फिर से आइए पीसीआर दिखाइए जरा बिग वॉल पर। हमारी कवर स्टोरी फिर से चेंज हो रही है। हॉर्मुज जंग में एक नेटो एक्सक्लेमेशन है, यानी क्या हॉर्मुज जंग में वाकई नेटो आ रहा है, और पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट। आप समझिए इस बात को
क्यों हम ये कह रहे हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। हॉर्मुज मामले पर सरेंडर करे ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित कर सकते हैं ट्रंप। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल। और ओमान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, ओमान पर बमबारी करने की चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप अब। और क्यों कह रहे हैं ऐसा, समझिए। हॉर्मुज मामले में दखल दिया तो हम ओमान पर भी हमला कर देंगे, ओमान बीच में आया तो वहां भी बमबारी होगी। ट्रंप की चेतावनी पर फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट। अब देखिए, ओमान, क्योंकि खबरें आई थी कि ईरान के साथ कोई एमओयू कर सकता है जहां पर हॉर्मुज से रास्ता निकाला जाए, इनबाउंड और आउटबाउंड लाइन हो जिसमें ओमान और ईरान शामिल हो। लेकिन फिलहाल अब अमेरिका ने ओमान को धमकाया है। ओमान को हॉर्मुज मामले में ट्रंप की धमकी। उन्होंने कहा है यहां पर कि भाई हमारे रास्ते में आए तो मैं बमबारी करूंगा, हम बमबारी करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं हॉर्मुज मामले में दखल दिया तो हम हमला करेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। हॉर्मुज स्ट्रेट में सीधा सरेंडर करे ईरान। तो ये वो क्लियरली ओमान को भी कह रहे हैं और ईरान को भी कह रहे हैं कि या तो ईरान सरेंडर करे और ओमान बीच में ना आए। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का कंट्रोल है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ईरान मामले में दक्षिण कोरिया पर फिर भड़के ट्रंप। ट्रंप ने कहा दक्षिण कोरिया की मदद क्यों करे अमेरिका, दक्षिण कोरिया की सुरक्षा में अरबों डॉलर हम खर्च क्यों करें। ईरान के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने मदद से इनकार किया, जिसके बाद अब ट्रंप ने कहा कि फिर हम साउथ कोरिया की मदद क्यों करें, नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है करने दो, हम क्यों करें मदद। सऊदी अरब पर और आक्रामक हो गया है हूती। रेड सी में सऊदी के सैन्य जहाज पर बड़ा हमला। मोचा के पास सऊदी के लैंडिंग शिप पर हमला किया गया। सऊदी की 4 सैन्य बोट को भी निशाना बनाया। लैंडिंग शिप और बोट्स को पूरी तरह तबाह करने का दावा। तो सऊदी से हूती की सीधी जंग। 17 अगस्त को रेड सी में सऊदी के लैंडिंग शिप 4 मिलिट्री बोट पर हमला किया गया। 14 अगस्त को जिजान अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए। 7 अगस्त को नजरान प्रांत में हूती का मिसाइल से हमला हुआ है और 4-5 अगस्त को नजरान एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया गया है। इसी बीच बाबल मंदेब में हूती का विध्वंसक हमला। यमन के कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक। हूती के हमले में यमन के शिप को भारी नुकसान। और यमनी सेना ने अल जौफ में बड़ा हमला किया है। ड्रोन से हूती ठिकानों पर बमबारी का दावा। यमन की नई और एडवांस सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध से विकसित हुई नई तकनीक। यमन में हूती के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तेज। यमन का हूती पर पिन पॉइंट अटैक। हूती विद्रोहियों की टनल ड्रिलिंग मशीन को टारगेट किया। ईरान समर्थित हूती के ठिकाने पर हमला किया गया। टनल बनाने वाली मशीन पर बम गिराए। हमले में हूती के अंडरग्राउंड नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। और अब आते हैं मॉस्को की खबर पर, अब आते हैं यूक्रेन की खबर पर, पुतिन और जेलेंस्की की खबर पर, क्योंकि पुतिन की चेतावनी बदला। 4.5 साल से युद्ध चल रहा है, अभी भी पुतिन बदला ले रहे हैं। देखिए, आइए आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर। मॉस्को के पास यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन का 600 से ज्यादा ड्रोन से हमला। 180 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी हमले से वेयर हाउस में आग लगी और मॉस्को के कई जिलों में गिरे यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े। कपोतनिया ऑयल रिफाइनरी के पास भीषण आग लग गई। वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस और शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन नष्ट हो गए। रिहायशी घरों में आग लगी। खतरे को देखते हुए मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। यह है यूक्रेन की ड्रोन पावर। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। मॉस्को में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। मॉस्को की ओर बढ़ते 83 नए ड्रोन ढेर किए गए। आधे घंटे में 10 ड्रोन तबाह करने का दावा। रिहायशी ब्लॉक से टकराया ड्रोन। मेयर सोबाइनिन ने हमले का आंकड़ा किया जारी। और रूस की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी। बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन को ब्रिटेन के ड्रोन सप्लाई पर भड़काए रूस। ब्रिटेन के भेजे ड्रोन से रूस पर हमला किया गया। ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने दी चेतावनी। अमर मल्होत्रा, 4.5 साल कम नहीं होते। अभी हम लोगों ने इसकी बातचीत में इनकी बातें भी की कि कैसे 4.5 साल से एक वॉर चल रही है। लेकिन इस बीच मॉस्को तक ड्रोन का जाना, मॉस्को के एयरपोर्ट्स का बंद होना, ब्रिटेन को मॉस्को का या पुतिन का इस तरह से उनके ऊपर गुस्सा करना, ये वॉर 4.5 साल से उसी पेस में जा रही है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में अपने ड्रोन्स अटैक से कोई नैरेटिव चेंज किया है? क्या दुनिया को यह बताया है कि हम भी हेड ऑन ले सकते हैं मॉस्को से, पुतिन से, और वो उनके ड्रोन हमले दिखा रहे हैं? गौरव, देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन किसके दम पे नाच रहा है और उसका जो नैरेटिव, यूक्रेन काफी तक जो डिफेंसिव मोड में था, वो काफी
पिछले काफी समय से अग्रेसिव और ऑफेंसिव मोड में आ गया है। हम बात किया करते थे कि शायद यूक्रेन कभी मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, और रशिया भी है जो कीव है कैपिटल को थोड़ा बख्श देगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोनों तरफ से एग्रेशन है, मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली क्वालिटेटिव इसमें चेंज आया है उनकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच में। कुछ समय ऐसा भी आया है बीच में जो उन्हें सक्सेस भी मिली है। पीछे इनके फोर्सेस हम सब जानते ही हैं कि कौन सी फोर्सेस है जिसके दम पे ये यूक्रेन ये सब कर पा रहा है। तो अगर इस तरह से पुतिन की डायरेक्ट, अगर पुतिन को ठीक पुतिन है। भी कम इगोइस्ट नहीं है, एक अलग ही वर्जन है वो डोनाल्ड ट्रम्प का। अगर इसकी ईगो हर्ट हुई तो पुतिन फिर बहुत दूसरे किस्म सर का अब यही तो aggressive सबको डर है ले कि सकते हैं। पुतिन अगर कुछ करेंगे तो फिर कुछ ऐसा कर जाएंगे जो पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा।